हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 6 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रपोज्ड लेजिस्लेशन डिफाइनिंग पावर्स ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एंड इट्स एलजी मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर। मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का जो प्रपोज्ड लेजिस्लेशन है जिसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट और वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन दोनों के पावर्स को डिफाइन किया है, उस बिल के बारे में ये कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट, इट एम्स टू गिव मोर पावर्स टू स्टेट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेकेंड, लेफ्टिनेंट गवर्नर कुड एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन in matters related to the ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एंड एंटी करप्शन ब्रांच। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सॉरी, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब ये बिल जो है उसके अंदर मेजोरिटी फोकस जो है वो किसके ऊपर रहा है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऊपर। तो ये बिल का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली गवर्नमेंट के जो पावर्स है उसको डिफाइन किया जाए, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है वो क्लियरली डिफाइन किया जाए। ज़्यादा पावर्स किसे दिए जाएंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएंगे, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है उसके अंदर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इंटरफियर ना करे। तो ये फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मिल रहा है। अब कौन से पावर मिल रहा है? तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि दिल्ली के अंदर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के सिविल सर्वेंट है और वहां पे जो एंटी करप्शन ब्रांच है, तो उससे रिलेटेड जो मैटर्स होगी वो कौन डील करेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो डील करेंगे। मतलब कि ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उनका पूरा रोल रहेगा, और एंटी करप्शन ब्रांच जो है वो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल के ऊपर जांच नहीं कर पाएंगे। तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। तीसरा एक प्रोविजन ये भी है इस बिल के अंदर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पे जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन के ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो क्वेश्चन नहीं उठा सकते। सो द आंसर इज बी, सेकंड ओनली। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था जिसके अंदर ये कहा गया है कि सेंटर इज रेडी टू इंट्रोड्यूस बिल डिफाइनिंग दिल्ली गवर्नमेंट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स पावर। तो यहाँ पे ये लेजिस्लेशन जो है वो क्या ऐड करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? तो दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसका स्टेटस चेंज किया गया था बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते ये दिल्ली एनसीटी का मैकेनिज्म जो है वो चेंज किया गया था in 1991 by adding an article 239AA। यहाँ पे आर्टिकल 239AA को ऐड किया गया था। तो इसके अंदर फिर से अमेंडमेंट होगा जब ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है बिल को पास करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, द प्लेस कैपिटल हिल has been seen recently in news. It is located in dash. Option A Myanmar, option B India, option C Cuba and option D USA। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, यूएसए। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि ये कैपिटल हिल जो है वो कहाँ पे है? यूएस के अंदर है, जहाँ पे रिसेंटली ये वायलेंट इंसिडेंसेस जो है वो रिकॉर्ड हुए थे। सो द आंसर इज डी, यूएसए। अब ये प्लेस न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज रिसेंटली वहाँ पे ये वायलेंस हुई थी, और वहाँ पे जो वायलेंस हुई थी, अभी इंडिया के अंदर रिपब्लिक डे पे जो फार्मर्स के साथ वायलेंट इंसिडेंट हुए थे, तो लोग उस इंसिडेंट को, मतलब कि जो यूएस का इंसिडेंट है उसे इंडिया के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था जिसके अंदर अभी ये जो चर्चा चल रही है कि ये वायलेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो है उसको यूएस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैपिटल हिल जो है उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो उसके चलते ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था। थर्ड क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट चौरी चौरा इंसिडेंट? फर्स्ट, this incident took place in 1920 when non-cooperation movement was started. Second, people were protesting against farm revenue system of Britishers. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू. ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. अब सबसे पहले ये इंसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये इंसिडेंट जो है वो 1922 में हुआ था, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो इस इंसिडेंट के बाद एंड हुई. अब ये इंसिडेंट क्यों हुआ था? तो उसका रीज़न ये है कि जो लोकल पब्लिक है वो लोकल इश्यूज के लिए वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो वहाँ पे एक रिटायर्ड आर्मी जनरल थे जिनका नाम है भगवान अहिर. तो वो भगवान अहिर जो है वो वहाँ के लोकल लोगों को लेके वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे. उनका इश्यू मेन ये था कि लोकल कमोडिटीज़ जो है उसकी प्राइस इंक्रीज हुई थी और वहाँ पे जो इलीगल लीकर शॉप्स थी उसको बंद करने के लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीज़न दिया गया है वो गलत है. दे वर नॉट प्रोटेस्टिंग फॉर द फार्म रेवेन्यू सिस्टम, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्राइस राइज ऑफ लोकल कमोडिटीज़ एंड बैनिंग लीकर शॉप्स. तो उनका लीडर था भगवान अहिर और उनको बहुत ही मारा अंग्रेज़ों के जो पुलिस थे उन्होंने. तो फिर जाके लोगों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस वाले जो है उनको जिंदा जला दिया. तो इस इंसिडेंट को कहते हैं चौरी चौरा इंसिडेंट, जो हुआ 1922 के अंदर 2 फरवरी को. तो उसके बाद गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो विड्रॉ कर ली. इसलिए अब ये इंसिडेंट जो है वो न्यूज़ में इसलिए है ज़्यादा क्योंकि इसको अभी 100 साल कंप्लीट हुए हैं इस साल 2 फरवरी को. और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इसका सेंटेनरी ईयर जो है वो भी सेलिब्रेट किया है. तो इसका आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू. तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इंसिडेंट जो है वो क्यों न्यूज़ में है. अब ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था मिसिंग दी गांधीयन इम्प्रिंट, कि अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसके अंदर गांधीयन आइडियोलॉजीज जो है वो कहाँ पे मिसिंग है. अब इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स लेगेसी वाला पैराग्राफ है उसके अंदर यहाँ पे चौरी चौरा इंसिडेंट जो है उसको मेंशन किया गया है. बाकी ये पूरा आर्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं आपको गांधी जी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है या फिर ऐसे आता है तो यहाँ से कुछ आर्ग्यूमेंट्स आप ले सकते हैं. काफ़ी अच्छा आर्टिकल है. फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आर कवर्ड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000? मतलब कि आईटी एक्ट 2000 जो है उसके द्वारा कौन से एस्पेक्ट कवर किए जाते हैं? फर्स्ट इज ई गवर्नेंस, सेकेंड इज ई कॉमर्स एंड थर्ड इज साइबर क्राइम्स. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. ये तीनों करेक्ट है. अब आईटी एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है टू एनेबल ई गवर्नेंस, टू रेगुलेट ई कॉमर्स एंड टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. मतलब कि ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, ई कॉमर्स जो है उसको रेगुलेट करना और साइबर क्राइम्स को रोकना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है आईटी एक्ट का. तो ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है. आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3. तो ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था कि किस तरीके से जो दिल्ली की बॉर्डर है वहाँ पे अभी इंटरनेट को बैन किया गया था. और रिसेंटली ये इस वजह से भी न्यूज़ में है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंटरनेट जो है वो फिर से रिस्टोर किया गया है. तो इस आर्टिकल के अंदर मेजरली ये आईटी एक्ट जो है उसको काफ़ी जगह पे मेंशन किया गया है. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्लान? आईडीएसपी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट वॉज लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्ट्री with assistance from the World Bank. Second, it provides for centralizing implementation by creating a central surveillance unit. And third, it aims to detect and respond to outbreaks in the early rising phase. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा. करेक्ट आंसर इज सी, 1 and 3. सेकेंड इज इनकरेक्ट. इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्लान जो है
2004 के अंदर स्टार्ट किया गया था विद द हेल्प फ्रॉम वर्ल्ड बैंक। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है उन्होंने 2004 के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अगर इंडिया में कोई भी आउटब्रेक होता है तो उसको सर्वेलेंस आप किस तरीके से कर सकते हैं उसका मैकेनिज्म बनाया गया है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी जो है वो डिसेंट्रलाइजिंग स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे सेंट्रलाइजिंग लिखा है इसलिए ये गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे सेंट्रल, फिर उसके नीचे स्टेट एंड उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट, ये सब तीनों लेवल के अंदर सर्वेलेंस यूनिट जो है वो बनाए गए हैं। मतलब कि देयर इज सेंट्रल सर्वेलेंस यूनिट एज वेल एज सर्वेलेंस यूनिट इन दी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी आउटब्रेक होता है तो उसे डिटेक्ट करना, उसको रिस्पॉन्ड करना इन दी अर्ली राइजिंग फेज। सो द आंसर इज सी 1 and 3। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए पहले भी था कि जब कोविड-19 पैंडेमिक का जो अर्लियर फेज था उस टाइम पे गवर्नमेंट ने इसको फिर से इन्वोक किया था। 12th 5 ईयर प्लान तक ये रेगुलर बेसिस पे इन्वोक किया जाता था। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल है कि अ ईयर ऑन माइंड द गैप्स इन द पैंडेमिक रिस्पॉन्स, कि 1 साल जितना हो चुका है और हम देख सकते हैं यहाँ पे पूरी स्टोरी दी गई है किस तरीके से पहला केस आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पहला केस आया वो दिया गया है, फिर पूरे वर्ल्ड में क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे, फिर इंडिया के अंदर लॉकडाउन इम्पोज हुआ, और ये सब चीज़ यहाँ पे दी गई है कि किस तरीके से हम उसको रिस्पॉन्ड करते गए। यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्रोग्राम को मेंशन किया गया है कि किस तरीके से इसका डेटाबेस जो है वो हमें काम में मिला। 6th क्वेश्चन, which of the following is or are related to India Myanmar bilateral cooperation? First, Sitwe Port. Second, Kaladan multimodal transit transport project. Third, Act Far East policy. And fourth, the correct answer is A, 1 and 2. Third is not related to India and Myanmar. अब सितवे पोर्ट जो है इट इज लोकेटेड इन म्यांमार। अगर यहाँ पे हम देखें तो अगर ये म्यांमार है तो यहाँ पे सितवे पोर्ट जो है वो लोकेटेड है, एंड सितवे पोर्ट को इंडिया का जो कोलकाता पोर्ट है उससे कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो ट्रांजिट कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसका नाम क्या है? कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। कोलकाता एंड सितवे को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट। एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी जो है इट इज रिलेटेड टू रशिया, ये रशिया से रिलेटेड है इसलिए यहां पे नहीं आएगा। आंसर इज ए 1 and 2। तो ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था कि अ वे फॉरवर्ड इन म्यांमार, कि अब म्यांमार के अंदर आगे क्या हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे सिचुएशन जो है काइंड ऑफ मिलिट्री रूल की चल रही है इसलिए। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट LCA तेजस, that means light combat aircraft? First, it is a supersonic fighter jet which is being procured from France. Second, it is designed to carry both air to air and air to surface weaponry. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब ये एक सुपरसोनिक फाइटर जेट है, ये बात करेक्ट है, बट इट इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वही इस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को डेवलप कर रही है इंडिया के अंदर, ये किसी कंट्री से हम प्रोक्योर नहीं कर रहा है। सुपरसोनिक का मतलब क्या हुआ कि द स्पीड इज ग्रेटर देन 1 मैक, दैट मीन्स द स्पीड इज हायर देन द स्पीड ऑफ साउंड, तो इसे कहते हैं सुपरसोनिक। अगर 1 से कम है तो उसे क्या कहेंगे? सबसोनिक कहेंगे, और अगर 5 मैक से ज्यादा है तो उसे क्या कहेंगे? हाइपरसोनिक कहेंगे। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है इट इज प्लानिंग टू एक्सपोर्ट अवर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे फंडिंग जो है वो भी ज़्यादा दिया था, इसलिए
अभी वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो ये पर्टिकुलरली LCA तेजस जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है। 8th question, which of the following statement is or are correct? First, president exercises personal discretionary powers while pardoning any individual. Second, president can retain the mercy petition for the reconsideration at any number of times. And third, pardoning powers of president is wider than the powers of governor. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज C, थर्ड ओनली। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट क्यों है? एज पर आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट जो है वो किसी को पार्डन कर सकते हैं, बट एज पर द रूलिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट हैज टू एक्सरसाइज दिस पावर ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब कि यहां पे प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टिकुलरली कैबिनेट के डिसीजन के ऊपर ही काम करेंगे, वहां पे उनका कोई पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो इसलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सेकंड जो है वो भी इनकरेक्ट है। अब यहां पे हमने देखा कि कैबिनेट जो भी कहता है प्रेसिडेंट को उनको मानना पड़ता है, लेकिन प्रेसिडेंट ये जो मर्सी पिटीशन है उसको एक बार रिटर्न कर सकते हैं। अगर मान लो कि कैबिनेट ने उसके अंदर अमेंडमेंट किए बिना फिर से प्रेसिडेंट को वही पिटीशन भेजी, देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट ऑन दिस मर्सी पिटीशन। मतलब कि एट एनी नंबर ऑफ टाइम जो है ये फ्रेज गलत है, वो सिर्फ एक बार रिटर्न कर सकते हैं। तो सेकेंड इज इनकरेक्ट। थर्ड जो है वो करेक्ट है कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर जो है वो गवर्नर से ज्यादा है। डेथ सेंटेंस के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकते। इन केस द जजमेंट इज गिवन बाय द कोर्ट मार्शल, तो वहां पे भी प्रेसिडेंट के पास अथॉरिटी है, गवर्नर के पास नहीं। सो द आंसर इज सी, थर्ड ओनली। तो अभी तमिलनाडु के गवर्नर जो है वहां पे जो राजीव गांधी असोसिएशन का केस चल रहा है, तो उनको मर्सी नहीं दी गई है, उनको पार्डन नहीं किया है गवर्नर ने। तो गवर्नर का कहना यह है कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि ये पिटीशन जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाए और वो इसके ऊपर डिसीजन ले सके। तो इसलिए ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर था। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 9, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज कंसल्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। यूपीएससी को इनमें से कौन सी मैटर्स के लिए कंसल्ट किया जाता है? फर्स्ट, मेथड्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। सेकेंड, principles to be followed for appointing civil servants, and third, disciplinary matters affecting a person serving for central or state government। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए 1 and 2, थर्ड इज इनकरेक्ट। यूपीएससी को कहां पे कंसल्ट किया जाता है कि किस टाइप की मेथड से सिविल सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट की जाए, फिर सिविल सर्वेंट्स को अपॉइंट करने के लिए कौन से प्रिंसिपल फॉलो होने चाहिए। अब ये थर्ड जो है वो गलत इसलिए है बिकॉज ऑफ दिस। अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी पर्सन है तो वहां पे डिसिप्लिनरी मैटर्स के अंदर यूपीएससी को कंसल्ट किया जाता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है वहां पे यूपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता। द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज कंसल्टेड। सो द आंसर इज ए 1 and 2। तो अभी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपना स्टैंड फिर से बदल दिया है कि गवर्नमेंट इज नाउ रेडी टू गिव यूपीएससी एस्पिरेंट्स अनदर चांस, कि लास्ट ईयर पेंडेमिक की वजह से जिनकी एज लिमिट चली गई तो अगर वो चाहे तो अब फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले गवर्नमेंट ने ये कहा था कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, इसलिए ये पर्टिकुलरली यूपीएससी जो है वो न्यूज़ में है। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द टर्म फिशिंग। First, it is a cyber crime in which a target or targets are contacted by email, telephone or text message. Second, this is done by someone posing as a legitimate institution to lure individuals into providing sensitive data. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है।
अब फिशिंग जो है वो साइबर क्राइम से रिलेटेड एक टर्म है। उसके अंदर क्या होता है कि आपके ऊपर कोई गलत टेलीफोन आते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, या फिर कोई गलत स्पैम ईमेल जिसे हम कहते हैं, तो उसके द्वारा इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है। अब जब आप वो टेक्स्ट मैसेज या कॉल या फिर ईमेल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये लेजिटिमेट है। फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसा मैसेज आता है कि गवर्नमेंट की कोई स्कीम है और उसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, तो आपको देखने से ऐसा लगेगा कि हाँ ये गवर्नमेंट की ही कोई स्कीम है, उसकी ही कोई वेबसाइट है। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पे क्या होता है कि किसी इंडिविजुअल की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लेने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इस पर्टिकुलर साइबर क्राइम को क्या कहते हैं? फिशिंग कहते हैं। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। तो अभी आज के न्यूज़पेपर के अंदर फ्रंट पेज पे ये है कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है जमतारा डिस्ट्रिक्ट, एंड विच इज नोन एज फिशिंग कैपिटल ऑफ इंडिया। इट इज इन फेमस फॉर दिस पर्टिकुलर साइबर क्राइम। तो यहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी ओपन हुई है और उसकी वजह से कैसे चेंजेस आए तो ये यहाँ पे बताया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।